आपको आधुनिक भारत की जो सीरीज चल रही थी, इस आधुनिक भारत की सीरीज में सर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे सर। इसमें टॉपिक्स का नाम रहेगा उपनाम, कथन और पुस्तकें। किस क्रांतिकारी का उपनाम क्या था, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था और कौन सी पुस्तकें उनके द्वारा रचित की गई है, इन सभी 3 टॉपिक्स पे आज हम लोग का वीडियो बनेगा। और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। चलिए सर, पढ़ना तो है और स्टार्टिंग करते हैं आज की वीडियो। पहली क्वेश्चंस मिलेगी आपको कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो डैश डैश डॉट डॉट किसने रचा था। तो आपको नरसिंह मेहता गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो प्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहता द्वारा आपको रचा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था कि अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात को उन्होंने कहा था। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 ईस्वी को आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण का एक अंश है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बी.डी. सावरकर। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीहा नहीं बल्कि मन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। यह महात्मा गांधी से संबंधित है। 5वें नंबर क्वेश्चंस में यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। आपको महात्मा गांधी ने ही कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। M.K. गांधी, सत्य परम तत्व और ईश्वर है, यह कथन महात्मा गांधी का है। भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो सरोजिनी नायडू को क्या कहा सर, आपको भारत कोकिला। 8वें नंबर क्वेश्चन, सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें भारत का कोकिला कहा जाता है। दिल्ली चलो किसने नारा दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर के स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यह दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह क्वेश्चन आपको आ सकता है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दी थी। तो 1943 ईस्वी में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। किसने भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क को रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो महान वृद्ध पुरुष से दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया।
उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का गणना करने का प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867-1868 में अपनी रचना पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिससे यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा है। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया कब छपी थी? 1867 से 1868 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भी दादा भाई नौरोजी ही थे। आइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वो भी आपको दादा नौरोजी ही थे। आपको डिस्क्रिप्शन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है सर। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक थे। आर्थिक अक्षय तो दादा भाई नौरोजी ही थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 1868 अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसी में इसका व्याख्यान दिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया था? जहां भी आर्थिक अपवाह आएगा सर, दादा भाई नौरोजी ही होगा। चलिए अब आते हैं सर, उपनाम और नाम में क्या सर मिलान है उसको देखा जाए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खां को, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति आपको दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। महामना आपको मदन मोहन मालवीय को, और भारत का लौह पुरुष जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं सर क्वेश्चन से, इसके उपनाम को एक बार और क्लियर कर लिया जाए। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फर खां, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा नौरोजी, महामना मदन मोहन मालवीय, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी, गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है क्योंकि वे राजविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श से राज्य की राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं चलेगा, राज्य ही नहीं होगा। वो चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। ड्रॉकिंग्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ डॉक्टर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अब इससे क्वेश्चंस आते हैं कि अंग्रेजी राज में सतारा को कब मिलाया गया था? तो 1948 हो जाएगा। जैतपुर या संभलपुर को कब मिलाया गया था? तो 1849 ईस्वी को। उदयपुर को तो 1852 को। झांसी को सर 1853 को। नागपुर 1854 को। करौली को सर 1855 को। इनके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी
विलय कर लिया गया। अवध को कब विलय किया गया था? 1856 में। आनंद मठ पुस्तक लेखक कौन है? रविंद्र आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं कि मेरे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका एक स्टेटमेंट था महात्मा गांधी के मृत्यु हुई थी तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट था। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने दिया था? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति विंस्टन चर्चिल ने दिया था। प्रिजन डायरी किसने लिखी? प्रिजन डायरी आपको जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। जेपी नारायण। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों में से जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रिजन डायरी लिखी गई थी। करो या मरो, देश के राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? करो या मरो महात्मा गांधी का दिया गया आंदोलन था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 ईस्वी में दिया गया था। करो या मरो और अंग्रेज भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्या दिए थे? करो या मरो और भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद की नारा भगत सिंह ने दिया था। दोनों कंफ्यूजन्स में होते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने दिए थे या भगत सिंह ने। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वापस वेदों की ओर आह्वान किया गया था। ये आपको किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। उन्होंने बताया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। उन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध भारतीय पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था? तो लोकमान तिलक। केसरी और मराठा, केसरी मराठी भाषा में लिखी गई थी, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान भारतीय प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक लोकमान तिलक थे। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो चार्ल्स विलियम्स। भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? चार्ल्स विलिंकन्स। भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय चार्ल्स विलिंकन्स था। भागवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विलिंकन्स ने किया था। यह प्रथम पुस्तक है जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवत गीता को महात्मा गांधी ने धार्मिक ग्रंथ की अपनी माता कहा है। महात्मा गांधी ने भागवत गीता को अपनी माता कहा है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। आदि ग्रंथ का संकलन और अमृत शहर के स्वर्ण मंदिर का नींव रखने का श्रेय गुरु अर्जुन देव को जाता है, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। केशव सेन, अब आपको देखना है, इसको मैचिंग को देखना होगा।
केशव सेन केशव सेन, जानम सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग और सैयद अहमद खां। तो बाबू केशव सेन का संबंध ब्रह्मा समाज से है, दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है, आत्माराम पांडुरंग का संबंध प्रार्थना समाज से है और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। तो उन्होंने ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा करना था। ज्योतिबा फूले 1827 से 90 में दंभी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा हेतु सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था समाज में कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाना। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, गुलामगिरी, जिसको ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो ऑप्शन था नवजीवन। मराठा का संपादक बीजी तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया। इसका प्रकाशन 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की गई। अल बलाग की, पहले अल हिलाल था और अल बलाग की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1913 ईस्वी में अल बलाग की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किस राजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था? तो खेतड़ी के राजा। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देशबंधु के साथ, देशबंधु की उपाधि किसके साथ आपको सम्मिलित है? तो CR दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। वह कवि, पत्रकार, वकील और राजनेता थे। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर थे, जो कालख छोड़कर गांधी जी के संकेतों पर देश सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए और ये स्वराज पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष भी थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा मिली हुई थी। 1896 और 97 उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान का उपाधि दी। कर नहीं देने का आंदोलन कहाँ चलाया था? महाराष्ट्र में। इसलिए वहाँ के लोगों ने इनको लोकमान की उपाधि प्रदान की। इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किनका है? तो लोकमान तिलक का। गांधी जी द्वारा सन 1933 ईस्वी में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया का संपादक कब हुआ था? तो 1933 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी में संपादित समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण दीनबंधु मित्र पर लिखी गई थी, जिसमें अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था।
अमर अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह पुस्तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। यह पुस्तक कांग्रेस के 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष था रहमत उल्लाह एन सानी ने की थी। किसने कहा था कि इस मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? आपको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खां को। सबने अवज्ञा डिस्क्रिप्शंस को देखिए। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फर खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खां को। लेडी विथ द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। यह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने की प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। किसके युद्ध में? तो क्रीमिया के युद्ध में सैनिकों की सेवा की थी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा हुआ गीत है। सारे जहां से अच्छा देशभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका प्रकाशन इतिहास साप्ताहिक जर्नल के 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन। यह आपको दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा लिखा गया पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। इसका प्रकाशन प्रजाति भेदभाव और नागरिक अधिकारों को उठने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बिल्कुल है, हरिजन है, हिंद स्वराज है, लेकिन द होली फैमिली बिल्कुल नहीं है। डिस्क्रिप्शंस को देखिए। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, हिंद स्वराज की रचना की। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने किया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। निम्नलिखित भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दी बंगाल गजट था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1880 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द बंगाल जनरल एडवाइजर था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किसने किया था? तो आपको जे.ए. हिंकी ने किया था अंग्रेजी समाचार पत्र का उत्पादन। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने।
सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया। कब दिया था? 1943 ईस्वी में, 2 जुलाई 1943 और 21 अक्टूबर 1943 के बीच। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब्दुल गफर खान किनको कहा जाता है? सीमांत गांधी, इसलिए ए का 2 हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी इनको भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा का उपाधि मिली, उपनाम दिया गया है। पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी भारत में गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग विधाता। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन मन गण सर्वप्रथम जारी 1912 ईस्वी में भारत भाग विधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियां। इस वीडियो में 61 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।